गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग की नेशनल इनकम की थर्ड क्लास है। अभी तक हम लोगों ने दो क्लासेस की हैं। दो क्लासेस करने की वीडियोस आपके इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी और आप उसको देख लीजिए ताकि आपको इस क्लास में कोई प्रॉब्लम ना। आज हम लोग थोड़ा सा मेन हिस्से पे चल रहे हैं। आज हम लोग थोड़ा सा मेन हिस्से पे चल रहे हैं जहां पर नेशनल इनकम का कैलकुलेशन बताया जाएगा, जहां पर नेशनल इनकम की बातें थोड़ा डिटेल्ड वे में डिस्कस की जाएंगी। तो इसलिए बहुत आराम से और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और प्लीज मतलब वही रिक्वेस्ट हमेशा से है जो सबकी यूट्यूब पे पढ़ाने का फायदा तब है जब आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें और लाइक करते रहें और समझते रहें। अगर आपको कुछ फायदा है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताते रहें कि हाँ मुझे इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ। और एक बात और कि मैंने पिछली बार ही बोला था कि अगर आपको टॉपिक पढ़ाने में मतलब पढ़ने में या समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। तो मैं उस टॉपिक को नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि मैं उसको अपनी वीडियो में कंटिन्यू करूँ। आई होप आपने इससे पहले वाली दोनों वीडियोस देखी होंगी, जो पिछली दोनों वीडियोस थी जिसमें हम लोगों ने बात की थी नेशनल इनकम के बारे में, कैसे डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम बनाया जाता है। हम लोगों ने ये बात और देखी थी और थोड़ा बहुत हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड के बारे में भी बात की थी। बहुत बेसिक सी बातें हम लोगों ने कुछ बातें की थी, जहां पर लास्ट स्लाइड हम लोग की ये रही होगी मेरे ख्याल से, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी। और अगर नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को देखने के बाद इस वाली वीडियो को देखिएगा। अगर आप पहले इस वीडियो को देखेगा तो आप समझने में आपको प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। पिछली बार हम लोगों ने जीवीए एमपी निकालना सीखा था, जिसको मैंने बताया था कि वो जीडीपी एमपी के बराबर होता है। और हम लोग ने एनएफआईए के बारे में, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के बारे में जाना था कि डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करते हैं और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करते हैं। फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड होता क्या है, इसके लिए आपको मेरी सेकंड पार्ट टू, जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग की पार्ट टू है, वो आपको देखना। चलिए आज की बात आगे करते हैं। आज थर्ड क्लास है नेशनल इनकम की। आज थर्ड क्लास है नेशनल इनकम की, जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। आज है वैल्यू आज है वैल्यू एडेड मेथड की वैल्यू एडेड मेथड की थर्ड क्लास। वैल्यू एडेड मेथड की थर्ड क्लास। रुक जाइए जरा, पेन का कलर वाले बदल दूं। आप लोग बाद में शिकायत करते हैं कि सर ब्लैक नहीं था, व्हाइट पे देखने में प्रॉब्लम हुई। तो आज वैल्यू एडेड मेथड के बारे में मैंने आपको तीन मेथड बताए थे। उसके लिए क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम के तीन मेथड मैंने आपको बताए थे। पहला मेथड मैंने आपको बताया था जिसमें हम लोगों ने तीन मेथड निकालने के लिए बताए थे, एक वैल्यू एडेड मेथड, एक इनकम मेथड और एक एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज फिलहाल वैल्यू एडेड मेथड के बारे में बात करेंगे और थोड़ा बहुत हो पाया तो नेशनल इनकम उसके इनकम मेथड के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करें। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए, आगे आगे तरफ आगे देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि वैल्यू एडेड मेथड में आपको जीवीए एमपी निकालना होगा जो इक्वल होगा जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी का मतलब होता है, जीवीए एमपी निकालना होगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इस बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस की। अब देखिए, जीडीपी का मतलब हुआ टोटल प्रोडक्शन। जीडीपी का मतलब हुआ, जीडीपी आपने टीवी पे आप बहुत देखते होंगे कि देश की जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी घट गई। ये सबसे इकोनॉमी के पे क्या असर पड़ता है। टोटल जीडीपी का मतलब हुआ टोटल प्रोडक्शन इन द कंट्री। टोटल प्रोडक्शन इन द कंट्री या विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। टोटल प्रोडक्शन इन अ कंट्री, इस बारे में हम लोगों ने बात की। अब टोटल प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि जितना चीजें, वेदर बाय अ रेसिडेंट और वेदर बाय अ नॉन रेसिडेंट, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं कि रेसिडेंट कौन है और रेसिडेंट कौन नहीं। तो जीडीपी का मतलब हुआ टोटल प्रोडक्शन इन अ कंट्री। टोटल प्रोडक्शन में कौन कौन सेक्टर्स, आपने क्लास थर्ड में तीन सेक्टर्स के नाम सुने थे। एक सेक्टर आपने सुना था जिसका नाम था प्राइमरी सेक्टर। सर, हाँ हाँ, हम लोगों ने सुना था, जो इंगेज होता है एग्रीकल्चर से, लाइव स्टॉक से, जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं उससे। दूसरा सेक्टर भी हम लोगों ने सुना था सर, एक दूसरा सेक्टर क्या सुना था बेटा आप लोगों ने, दूसरा सेक्टर था सर सर्विस सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर। और तीसरा सेक्टर सर हमने सीखा था टर्शरी सेक्टर। क्या देखा था, टर्शरी सेक्टर। ये तीन सेक्टर हम लोगों ने पढ़े। किसी भी कंट्री में, इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में
जितना प्रोडक्शन होता है वो सारा का सारा प्रोडक्शन इन तीन लोगों की वजह से, ये तीन लोग पूरी कंट्री में इकोनॉमी में प्रोडक्शन करते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर कह लीजिए, सर्विस सेक्टर कह लीजिए, बात एक है। इसको आप सेकेंडरी सेक्टर भी कह सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, इसको सेकेंडरी सेक्टर भी कहा। तीन सेक्टर होते हैं, थ्री सेक्टर्स होते हैं, देयर आर ओनली थ्री सेक्टर्स इन द इकोनॉमी which produces the goods which are engaged in the production according to their capabilities। अब एग्रीकल्चर आ गया तो प्राइमरी सेक्टर है, अगर उसको कन्वर्ट करने के लिए फिनिश प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है वो सेकेंडरी सेक्टर है, और जो इन सब में हेल्प करता है उसको टर्शरी सेक्टर कहा। ठीक, बात क्लियर है सर। एक हम लोगों ने गुल्लू सुल्लू वाला एग्जांपल भी देखा था पिछली बार, आप उसको भी देख लीजिएगा तो आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सपोज करते हैं गुल्लू हमारे प्राइमरी सेक्टर है और सुल्लू हमारे सर्विस सेक्टर है और गुल्लू हमारे टर्शरी सेक्टर। तीनों लोगों ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया, तीनों लोगों ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। सपोज करते हैं इन्होंने जो वैल्यू ऐड किया होगा, इन्होंने जो वैल्यू ऐड किया, सपोज करते हैं 100 रुपीज की वैल्यू इन्होंने ऐड, जो इन्होंने ऐड किया वैल्यू ऐड की वो इन्होंने ऐड की 200 रुपीज की, जो इन्होंने वैल्यू ऐड की वो वैल्यू ऐड की 300। तो पूरे भारत में कितना प्रोडक्शन हो गया अगर तीनों को ऐड कर दिया जाए तो 600 रुपीज का प्रोडक्शन हो। हाँ सर, ये बात तो लोग समझ में आ गई। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, यहाँ तक तो हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं लग रही है, यहाँ तक तो बात समझ में आपकी आ गई। वैल्यू एडेड मैंने निकालना आपको बताया था कि वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं। मैंने आपसे कहा कि बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब जितने का सामान आपका बिका है, जो आपका कॉटन था, जो कॉटन की शर्ट थी वो बनकर बिक रही थी, उसमें जितना रॉ मटेरियल आपने खर्च किया था उसको मैंने नाम दिया था परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्या नाम दिया था? परचेज ऑफ रॉ। सर ये बात हमको क्लियर। सेम वे में हम लोग ने सेकेंडरी सेक्टर के साथ भी यही बात देखी, वैल्यू एड ये भी वैसे ही करेंगे सेम फॉर्मूले के साथ। और टर्शरी सेक्टर जो वैल्यू ऐड कर रहा है वो भी सेम वैल्यू एड मेथड है। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस परचेज ऑफ रॉ। हाँ सर, ये बात तो समझ में। अगर मैं तीनों सेक्टर को ऐड कर देता हूं, अगर मैं तीनों सेक्टर को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास निकल कर आ जाता है जीडीपी पी। हाँ सर, ये बात तो बहुत सही है। GDP is equal to value added by all the three sectors, whether it is by primary sector, whether it is by the secondary sector, or whether it is by the tertiary sector। हाँ सर, बात तो बहुत इजी सी थी। ये बात तो हमको समझ में आ गई कि हाँ, वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि जो तीनों सेक्टर या कंट्री के अंदर जो जितना पूरा का पूरा जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सारा का सारा ऐड कर दिया जाए तो मेरे पास क्या मिल जाता है, हम लोगों को जीडीपी मिल जाता है। अब एक बात और जो मुझे आपके साथ करनी है, जिसमें क्वेश्चन लगाने में आपको प्रॉब्लम ना आए, उस बारे में बात करते हैं। टोटल वैल्यू एडेड का मतलब हुआ, टोटल वैल्यू एडेड का मतलब हुआ जहां पर टोटल वैल्यू एडेड का मतलब हुआ जहां पर मैं तीनों सेक्टर को ऐड कर देता हूं, टोटल वैल्यू एडेड। तो मैं इसका क्या फॉर्मूला ये लिख सकता हूं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस परचेज ऑफ रॉ। हाँ सर, लिख सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं इंग्लिश में थोड़ा आपसे बेहतर हूं तो मैं टोटल की जगह मैं ग्रॉस लिख देता हूं। बोलिए हाँ, हाँ बोलिए 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 बोलिए, कोई बात नहीं, कोई सुन लेगा, कोई बात नहीं, बोलिए ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड। टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड जो देश की थी उसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस परचेज ऑफ रॉ। अब एक बात और, वैल्यू ऑफ आउटपुट के कुछ हिस्से हैं जिसके बारे में हम लोगों को बात करें। वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितना सामान भारत देश के अंदर या इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हुआ है उसके क्या क्या यूज हो सकते हैं, ये बात देखते हैं। सर क्या क्या यूज हो सकते हैं आप बताइए हम लोगों को। मैंने कहा बेटा पहला यूज जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि या तो आप खुद उस प्रोडक्शन को कंज्यूम, सपोज करते हैं आपके पास, आपने गेहूं बोया हुआ है खेत में और गेहूं प्रोड्यूस हो रहा है, वीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब वीट प्रोड्यूस हुआ होगा तो आपने उसको सेल्फ कंज्यूम किया होगा, पहली बात तो आपने ये की। दूसरी बात सर, हमने बेचा भी तो था। हाँ सर, आपने बेचा भी है, मतलब सेल्स किया है। हाँ सर, बेचा भी था तब तो कुछ ना कुछ था। और तीसरी बात जो हमने की, सर वो कुछ सामान बचा रह गया जो मेरे पास रखा हुआ है, अभी ना बिका है और ना मैंने खाया है, उसको कहा जाता है चेंज इन स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स। हाँ सर, तीन चीजों से
तीन चीज तीन चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। एक सेल्फ कंजप्शन, आप खुद यूज करेंगे, दूसरी बात सेल्स, आप सामान को बेचेंगे, और तीसरी बात चेंज इन स्टॉक। सर चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, ये बात तो हम लोग समझ नहीं पाए कि चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है। बेटा जहां पर मैं क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देता हूं, जहां पर मैं क्लोजिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक से माइनस कर देता हूं, वहां पर मेरे पास चेंज इन स्टॉक आ जाता है, और इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा स्टॉक से। डेल्टा स्टॉक का मतलब हुआ चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जो सामान आपके पास बचा हुआ है और जो सामान आपके पास शुरुआत में था, अगर उसको हटा दिया जाए तो जो सामान बच गया वो आपका चेंजिंग स्टॉक कहलाएगा। आप हर बार चेंजिंग स्टॉक निकालने के लिए क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक देंगे, माइनस करेंगे। अगर अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है चेंजिंग स्टॉक, तो कोई बात नहीं, आप वैसे लिखेंगे। कहीं कहीं पर क्वेश्चन में लिखा होगा कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, अगर एक्सेस है तो मतलब वो आपके पास चेंजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक प्लस में है। और अगर एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है तो हम ये मानकर चलते हैं कि ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, मतलब उस फिगर को माइनस करना होगा। जो सामान आपके पास सुबह था वो ज्यादा है, और जो इस वक्त आपके पास बचा है वो कम। क्लियर है बात? हाँ सर, ये बात तो समझ में। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा? हाँ सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। हाँ एक बात और, सेल्स में एक छोटी सी बात और है। सेल्स दो तरीके की, एक डोमेस्टिक सेल्स जो भारत देश के अंदर बेची जाए, और एक जो भारत देश के बाहर, एक्सपोर्ट्स। अगर क्वेश्चन में सिर्फ सेल्स लिखा हुआ, अगर क्वेश्चन में सिर्फ सेल्स लिखा हुआ, तो आपको ये अलग अलग करने की जरूरत नहीं। हाँ अगर डोमेस्टिक सेल्स अलग लिखा हुआ है और एक्सपोर्ट्स अलग लिखा हुआ है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए आपको इसको ऐड करना पड़ेगा, दोनों चीजों को, डोमेस्टिक सेल्स को भी और एक्सपोर्ट्स को भी। जब दोनों चीजों को आप ऐड करेंगे, जब दोनों चीजों को आप ऐड करेंगे, तब आपके पास टोटल सेल्स निकल कर आएगी और वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड होगा। अब एक बात और यहां पर बहुत आसानी से समझ लीजिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए आपको तीन चीजों को ऐड करना है। सर क्या क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट में बेटा आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में बेटा आता है सेल्फ कंजप्शन। अगर डायरेक्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है तो इन सबका कोई, अगर आपने वो देखा है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के ऊपर वाला हिस्सा, अगर छतरी दी हुई है, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, तो उसके अंदर क्या क्या है उसका कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ है तो फिर आप ऐसे करके निकालेंगे कि आप सेल्फ कंजप्शन में प्लस करेंगे टोटल सेल्स को। सेल्स के दो हिस्से हो सकते हैं, या तो डोमेस्टिक सेल्स, किसी किसी क्वेश्चन में आपके पास डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट अलग अलग दिया होगा, और कहीं पर सिर्फ सेल्स दिया होगा। अगर सिर्फ सेल्स दिया हुआ है, सिर्फ सेल्स दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको अलग अलग करने का, आपको एक्सपोर्ट को ऐड करने की जरूरत नहीं। हाँ अगर डोमेस्टिक सेल्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है तभी आप उसको ऐड करिएगा, अदरवाइज आप उसको ऐड नहीं करिएगा। हाँ सर, ये बात तो हम समझ में आ, डोमेस्टिक सेल्स। और एक आपने एक बात मैंने आपको बताया कि चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक का मतलब हुआ क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला बन गया वैल्यू ऑफ आउटपुट का। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट दिया हुआ तब तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू रखिए और आंसर निकाल लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इकोनॉमिक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमिक्स में आपके एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके स्कूल में मैडम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ बट बट अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट अलग अलग, वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली मेंशन नहीं है और आपसे कह रहा है उसका फॉर्मूला निकालने के लिए, तो आप क्या करिएगा, सेल्फ कंजप्शन प्लस डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस चेंज इन स्टॉक। एक बात जरूर याद रखिएगा, अगर सिर्फ सेल्स लिखा हुआ है तो एक्सपोर्ट्स को ऐड करने की जरूरत नहीं है, और अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट लिखा हुआ है तो आपको इन सब बातों को ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू रख दीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है बच्चा? बताओ हाँ, सारे लोग बोलो। हाँ सर, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी। हाँ देखिए, जोर से बोलिए, कोई बात नहीं, कोई देख लेगा तो कोई बात नहीं, पढ़ ही रहे हैं आप, बोल सकते हैं आप कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया। चलिए, आप एक बात और, सर वैल्यू ऑफ आउटपुट तो मुझे आ गया, इससे जीवीए का मतलब कैसे सेट हो रहा है? सर अगर मैंने आपसे कहा कि जीवीए एमपी निकालना है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखिए, या आप इन सब चीजों को ऐड करें। फॉर्मूला यही, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब सर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का मैंने एक और अच्छा सा नाम दे दिया, इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन वो चीजें
जो आप बनाने वाले हैं, जो आप आगे यूज करते हैं। कहा जाता है कि आप प्रोडक्शन सामान खरीद के लाए और आप उसको आगे उससे कुछ बनाकर कुछ बेचेंगे। सपोज करते हैं आप दूध खरीद कर लाए और आप उससे मिठाई बनाकर बेचेंगे, तो उसको इंटरमीडिएट कंजप्शन कहा जाता है। जीवीए एमपी का ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। आप जितना भी क्वेश्चन लगाइएगा वो सारा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड कर कर लगाइएगा। इधर उधर भागने की जरूरत आपको नहीं है। पहला काम देखिए, क्वेश्चन शुरू करने से बच्चों को क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होती है। सर क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। बेटा कॉन्सेप्ट मैंने इतना आपको, कॉन्सेप्ट इस वीडियो से इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप क्वेश्चन में किसी की हेल्प आपको चाहिए होगी। आप क्वेश्चन को बना लेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया है, फॉर्मूला आपको याद करना नहीं सिखाया। आपकी बुक में, आपके यहाँ जो भी बुक चलती हो, उन सब बुक्स में आपके पास फॉर्मूले आपको याद करने के लिए कहे गए हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे हुए हैं। थ्योरी लिखी हुई है तो बहुत ज्यादा, जो भी थ्योरी लिखी है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिखी हुई है, समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही। इस वजह से ये फॉर्मूला आप इसमें नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद आप इसको पढ़ लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले नोट्स पढ़ लीजिएगा तब बुक को छूइएगा, उससे पहले बुक को मत छूइएगा। पहले आ गया जीवीएमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। सर अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे? मेरे साथ साथ बोलिए। सेल्फ कंजप्शन में डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस करेंगे। चेंज इन स्टॉक सर कैसे निकालते हैं? चेंज इन स्टॉक निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से। हाँ सर ये बात समझ में आ रही है। अगर बुक ने कुछ अलग इंग्लिश लिखी हुई, अलग इंग्लिश से मेरा मतलब है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, इसका मतलब हुआ क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, हाँ सर प्लस कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूं। हाँ सर अगर कहीं पे ये लिखा हुआ कि एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अरे बेटा अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो मतलब वैल्यू माइनस में आ जाएगी। वैल्यू माइनस में आ जाएगी तो आपको माइनस करना चाहिए, प्लस माइनस माइनस होता है। हाँ सर ये बात तो हमको समझ में आ गई। सर सेल्स के साथ भी कुछ है? हाँ अगर खाली तो सिर्फ सेल्स लिखा हुआ है तो आपको एक्सपोर्ट्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डोमेस्टिक सेल्स लिखा हुआ है तो आपको एक्सपोर्ट्स ऐड करने की जरूरत पड़े। क्लियर है? तो जीबीए एमपी बोलूं या मैं जीडीपी एमपी बोलूं, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा जीडीपी एमपी निकाल दो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। जीवीए एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। हाँ सर ये बात समझ में आ गई। क्लियर है बात? हाँ, सर बात एकदम क्लियर। अब एक बात और, अब आपके पास मेरा मेरा जो टॉपिक है, जो मेरा चैप्टर का नाम है वो तो नेशनल इनकम है। आपने जीडीपी मतलब डोमेस्टिक इनकम निकालना सिखाया है, ग्रॉस लेवल पर ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम निकालना सिखाया है। और सर ये एमपी और एफसी का मतलब क्या होता है, ये बात तो आपने बताई। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। मैंने आपसे कहा कि बेटा नेशनल इनकम का जो इकोनॉमिक्स नेम है, जो इकोनॉमी में नाम कहा जाता है उसका, वो नाम कहा जाता है एनएनपीसी। पिछली क्लास में इसका मैंने थोड़ा बताया। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर मैंने आपको निकालना बता दिया। जीडीपी एनपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट। सर ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का बारे में बता। चलिए शुरू करते देखते। सपोज करते फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट। सर इसका क्या मतलब होता है? देखिए मैं डोमिनोज में जाता हूं, मैंने कहा डोमिनोज चलेंगे, डोमिनोज गया। क्या खाने जाते हैं डोमिनोज? सर बर्गर खाने जाते हैं। नहीं बेटा, बर्गर खाने नहीं जाते हैं, पिज्जा मिलता है वहां। अगर आप नहीं गए हो तो जाइए और वहां पर देखिए पीछे बोर्ड लगा होगा, पीछे बोर्ड लगा होता है कि ये पिज्जा 99 रुपीज का है, 100 रुपीज का। मैं 100 लेता हूँ, 99 पड़ा होता है। 100 रुपीज का पिज्जा है। कहा हाँ सर 100 रुपीज का पिज्जा है। मैं ऑर्डर करने गया, मैंने कहा कि मैम ये पिज्जा मुझे खाना है, मार्गरेटा पिज्जा। मुझे कौन सा पिज्जा? मुझे तो मार्गरेटा ही पसंद है। आपको वीडियो पसंद आए तो आप मुझे पिज्जा भेज सकते हैं घर पे। मार्गरेटा पिज्जा खाने का मेरा मन। कितने का उस पर प्राइस लिखा हुआ था? 100 रुपीज का। मैंने कहा कि एक ऑर्डर कर लेते हैं, मेरे पास भी 100 रुपए थे। जब मैंने ऑर्डर करने लगा तो उसने मुझसे पूछा कि एक्स्ट्रा चीज लेंगे कि नहीं लेंगे, और भी दो चार चीजें जो मुझे इतना पता नहीं, और दो चार चीजें उन्होंने मुझसे
जो सेल्स पर्सन था उसने मुझसे पूछा, और उसके बाद जब उसने मुझे बिल दिया तो उसके अंदर 100 रुपीज का तो पिज्जा था, उसमें एक चीज और ऐड कर दी, 50 रुपीज अलग से लिखा हुआ था, और टोटल पैसा जो मुझे देना पड़ा वो 150 दे। मैंने कहा ये क्या मामला है? मैंने कहा मैम, यहाँ पर तो आपने लिखा हुआ है कि 100 रुपीज का है, और आप मुझे बिल बनाकर जो दे रहे हैं वो बिल आप 150 रुपीज का दे रहे हैं, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि सर, आप पहली बार पिज्जा खाने आए? मैंने कहा हाँ हाँ, मैं इससे पहले कभी पिज्जा नहीं खाया। उन्होंने कहा सर, इसको टैक्स कहते हैं, ये टैक्स मैं नहीं लेता, मैं नहीं लेती हूँ, मेरी कंपनी नहीं लेती है, ये टैक्स गवर्नमेंट ले जाती है जो सामान खरीदा जाता है। तो क्या इसको जीएसटी कहा जा सकता है? हाँ सर, अब तो जीएसटी ही चलता है, इससे पहले भी और बहुत सारी चीजें होती थी जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दो तरीके के टैक्सेशन सिस्टम होते हैं हमारे यहां भारत। टैक्सेशन सिस्टम का मतलब, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जहां पर बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन। सर, ये तो बहुत हाई फाई इंग्लिश बोल रहे हैं। बेटा, आपने इनकम टैक्स का नाम सुना है? हाँ सर, मैंने इनकम टैक्स का नाम सुना है। इनकम टैक्स का मतलब होता है, इनकम टैक्स का मतलब होता है कि अगर आपने पैसा कमाया है तो आपको गंगा नहाना है, दूसरा आदमी आपकी जगह पर गंगा नहाने नहीं चला जाए। हाँ सर, मैंने पैसा कमाया है तो क्या मैंने मुझे ही टैक्स देना है? हाँ सर, मुझे ही टैक्स देना है। आप अपने पापा को नहीं कह सकते कि पापा वो टैक्स इतना आया, जरा टैक्स दे दो। नहीं, आपने पैसा कमाया है, आपको टैक्स बियर करना है, पापा को टैक्स बियर करना नहीं है। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि बर्डन शिफ्ट हो जाता है, बर्डन शिफ्ट हो जाता है। रिटेलर को सामान पड़ा 20 रुपीज का, उसने उसमें डायरेक्ट टैक्स जोड़ा 30 का और आपको बेचा 30 का। उसने जो इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ा 10 का और आपको बेचा 30। इसको कहा गया इनडायरेक्ट टैक्स। सर, कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स हो सकते हैं जो क्वेश्चन में आ सकते हैं? बेटा, बहुत सारे नाम होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के, बहुत सारे नाम होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के। पहला जो मोस्ट कॉमन आपको मिलेगा वो जीएसटी मिलेगा। सेल्स टैक्स आता है, उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। सर, और क्या हो सकता है? सर, एक्साइज ड्यूटी को भी टैक्स कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सर, और क्या हो सकता है? सर, कस्टम ड्यूटी को भी इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अच्छा सर, और क्या इनडायरेक्ट टैक्स होता है? सर, और आपके पास और क्या टैक्स हो सकता है? वैट को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब चीजों का अगर नाम लिखा हुआ है तो इन सब चीजों को क्या कहा जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। मैं आपसे कहता हूं कि बेटा, मैं आपसे कहता हूं कि बेटा, आपने 150 रुपीज सेलर को पेमेंट किया, तो क्या सेलर के पास पूरा 150 रुपीज गया? नहीं सर, 150 कहां गया? ये 50 रुपीज तो गवर्नमेंट लेके चली जाएगी टैक्स के फॉर्म में। तो सेलर को कितना पैसा मिला? सेलर को तो सर वही जो उसने दाम लिख रखा है 100 रुपीज, वही मिला। सेलर को तो कुछ अलग से नहीं मिला। सेलर ने 100 के लिए कहा था, 100 उसने लिया, 50 रुपीज तो गवर्नमेंट का हिस्सा है जो मैंने पेमेंट किया। किसने पेमेंट किया? कस्टमर ने पेमेंट किया। कस्टमर का मतलब हुआ कष्ट से मरने वाला आदमी। कष्ट से मरने वाले आदमी ने पेमेंट किया तो उसको क्या कहा गया? कस्टमर कहा गया। अगर मैं आपसे कहूं कि जो सेलर को पैसा मिला है, मैं आपसे कहूं जो सेलर को पैसा मिला है उसको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। हाँ सर, मतलब उसकी लागत है। हाँ सर, उसकी लागत है, उसकी कॉस्ट है। और इस वाले जो पैसा आपने पेमेंट किया है उसको क्या मैं मार्केट प्राइस कह सकता हूं? हाँ सर, वो तो मार्केट प्राइस वैसे भी हुई, इसी मार्केट में तो बेचा जा रहा है। तो बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बना दिया जाए, तो अगर मैं मार्केट प्राइस से टैक्स को माइनस कर दूं तो क्या मैं फैक्टर कॉस्ट पर पहुंच जाऊंगा? हाँ सर, ये तो बहुत आसान सी बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे टैक्स को जोड़ दिया जाए तो क्या मैं मार्केट प्राइस पर पहुंच जाऊंगा? हाँ सर, पहुंच जाऊंगा। तो क्या ये फॉर्मूला बन सकता है कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स? हाँ सर, ये बात तो हम लोगों ने सोची ही नहीं थी कि ये भी हो सकता है। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपके पास एक मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में बदलने का फॉर्मूला है। सर, तो क्या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस ही बनाया, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट ही बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। अगर आप मार्केट में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें, अगर आप मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें तो क्या आपके पास फैक्टर कॉस्ट नहीं आ जाएगा? हाँ सर, तो बहुत आसान सी बात है, बिल्कुल आ जाएगा, इसमें तो बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगर फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया जाए तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। बोलिए हाँ। सारे लोग बताइए, बात क्लियर है?
हाँ सर, बात तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से क्लियर। एक बात और थोड़ी सी बता लूं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा आपके लिए टफ नहीं करूंगा, टफ तो वैसे भी नहीं करता हूँ, टफ है ही नहीं, तो टफ करने का कोई सवाल नहीं उठता, और मुझे टफ चीजें पढ़ाना आता भी नहीं है, मैं इजी इजी चीजें ही पढ़ाता हूँ। मैंने आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में बदलना, इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस और माइनस करना सिखा दिया। हाँ सर, सिखा दिया। अगर आपको नहीं आया है तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करिए, और आपके पास तो ऑप्शन है, आप तो वापस जाके फिर से वापस आ सकते हैं और बातों को समझ सकते हैं। यहां पर मुझे एक कॉन्सेप्ट और बताना है, एक छोटी सी बात और बतानी, कॉन्सेप्ट क्या कहूंगा, सब्सिडी का। सर, ये बात तो हमने सुनी है, जब मेरे घर में सिलेंडर आता है तो उस पर सब्सिडी आती है, सब्सिडी का मतलब होता है कुछ पैसा गवर्नमेंट भेजती है। सर, ये बात तो सही है। आज से कुछ दिन पहले एक चीज आई थी जिसको कहा गया, जिसमें बहुत परेशानी हुई, उसको कहा गया था कोविड 19 कोरोना वायरस। जब कोविड 19 आया तो बहुत लोग उसमें बहुत प्रॉब्लम हुई देश में। कुछ सालों बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, एक नई वैक्सीन बनाई गई जिसका नाम रखा गया कोविशील्ड। कोविशील्ड। सबने कहा हाँ हाँ सर, याद है, याद है। वो वैक्सीन आपके यहाँ भारत में, पुणे में बनाई गई थी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। जब उसको बनाया गया तो ऑब्वियस सी बात है, फ्री तो बनने गई होगी, पैसे का खर्चा आया होगा, और वो एक प्राइवेट संस्था थी जिसको चलाने वाले उनके मालिक आधार पूनावाला, जिनके बारे में आपने बहुत सुना होगा, उनकी कारें आपने सुनी होगी, रोल्स रॉयस से चलते हैं, आपने सुना होगा उनके बारे में। नहीं सुना होगा तो आज गूगल पे सर्च कर लीजिए हु इज आधार पूनावाला, आप यू विल गेट टू नो द डिटेल्स अबाउट हिम। तो जब कोविशील्ड बाजार में आई तो उन्होंने बोला कि भैया ऐसा है, हम इस कोविशील्ड को 500 रुपीज में मार्केट में डोज बेचना चाहते हैं। अरे सर, वैसे वहां पर इतनी परेशानियां थी 2021 में, 2020 में इतनी परेशानियां थी, हर आदमी उसमें 500 रुपीज पर डोज कैसे लगवा सकता। गवर्नमेंट ने कहा कि बेटा ये पॉसिबल नहीं है, बेटा ये पॉसिबल नहीं है कि हर आदमी 500 रुपीज का डोज लगवा ले। सर, क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने बीच में आकर उसमें कहा कि आधार भाई ऐसा करिए, इसको फ्री कर। तो हमने कहा, अरे मैं क्यों फ्री कर दूं भाई, मैं क्यों फ्री कर दूं, मेरा नुकसान होगा कौन बियर करेगा? गवर्नमेंट ने कहा जो नुकसान होगा वो सब नुकसान मैं बियर करने के लिए तैयार हूं। गवर्नमेंट ने कहा कि मैं ये पैसा आपको देने के लिए तैयार हूं। अब तो बात सही है, मुझे पैसे से मतलब है, गवर्नमेंट दे, पॉपुलेशन दे, लोग दे, आप दे, मैं दूं, उससे क्या मतलब? जो सामान बेचने आया है, जो सेलर है उसको इस बात से क्या मतलब, उसको इस बात से क्या मतलब कि कौन पैसा पेमेंट कर। हाँ सर, ये सही। मैं आपके लिए एक थोड़ा सा बदलाव करता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 500 रुपए में नहीं, 200 रुपए पर डोज मार्केट में बेचने के लिए तैयार हूं। सर, तो मार्केट में बेचने के लिए तैयार हूं तो क्या ये मार्केट प्राइस कहलाया जाएगा? हाँ सर, ये तो मार्केट प्राइस वैसे भी कहलाया जाएगा, क्योंकि बाजार में हम जाते हैं तो 200 रुपए पर डोज मिलता है। मिला नहीं था, बट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया। तो बाकी जो 300 का नुकसान हो रहा है वो 300 कौन बियर करेगा? गवर्नमेंट ने कहा मैं बियर करूंगी यार, मैं बियर करूंगी, तुमको पूरा 500 रुपये मिलेगा, तुम डोज को मार्केट में लाओ। अच्छा, तो क्या कोविशील्ड को बनाने की जो कॉस्ट लगी होगी, जो फैक्टर कॉस्ट मैं उसको बोलूं अच्छी इंग्लिश में, तो क्या वो 500 थी? हाँ सर, वो 500 थी। उसको कौन कौन बियर कर रहा है? सारा का सारा पैसा वो पब्लिक से बियर कराना चाहते थे, बट गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया और गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, आपको 500 रुपीज से मतलब है, मैं दूं या मेरी पॉपुलेशन दे, उससे आपसे क्या लेना देना। मैं 300 उसमें से देने के लिए तैयार हूं, आप उसमें 200 रुपीज आप अपने आप मार्केट से चार्ज कर सकते हैं। इतना हमारी देश की जनता सक्षम है कि वो 200 रुपए पेमेंट कर बेच के जाएगी नहीं। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। तो जो पैसा गवर्नमेंट दे रही है उस पैसे को सब्सिडी कहा जाता है, सब्सिडी कहा जाता है, सब्सिडीज। इंडियन गैस प्रोवाइड करती है, उस पे जो पैसा कम होता है, जो छूट मिलती है, वो पैसा कौन बियर करता है? गवर्नमेंट बियर करती है। अगर गवर्नमेंट बियर करती है तो उसको क्या कहा जाता है? सब्सिडीज कहा जाता है। अच्छा सर, ये बात तो समझ में आई कुछ कुछ, कि अगर फैक्टर कॉस्ट में
अगर फैक्टर कॉस्ट निकालनी है मुझे और मैं मार्केट प्राइस में सब्सिडीज को ऐड कर देता हूं तो क्या फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच जाऊंगा? बिल्कुल सर, आप 200 में 300 को जोड़ दीजिए तो आप पहुंच जाएंगे फैक्टर कॉस्ट। अगर आप मार्केट प्राइस में सब्सिडीज को ऐड कर दें तो आप पहुंच गए ऊपर। सर ये बात तो सही। अगर मुझे मार्केट प्राइस निकालनी है तो क्या करना होगा? अरे बेटा, उसको पलट लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। हाँ सर, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। मार्केट प्राइस निकालनी है तो अगर मैं फैक्टर कॉस्ट में से सब्सिडीज को माइनस कर देता हूं तो क्या मेरे पास मार्केट प्राइस आ जाएगी? अरे सर, तो एकदम अच्छी बात बताई, तो बहुत अच्छी बात बता दी आपने। बताइए। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है कि आपने पीछे इनडायरेक्ट टैक्स को बताया कि ऐसे ऐसे करना है, आपने यहाँ पर सब्सिडी को बताया, दोनों चीजें बड़ा मिला मिला लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, आप बताना क्या चाहते हैं, ये बात तो हमको समझ में आई नहीं। बेटा, एक वर्ड एक वर्ड मैंने बहुत अच्छा अपने लाइफ में सीखा जिसका नाम है पेशेंस। पेशेंस रखिए और नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आपको मजा कितना मजा। मैं आपसे कहता हूं कि बेटा, ये लीजिए मार्केट प्राइस आपको दी, किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस आपको दी, आपसे कहा जा रहा है कि इसकी फैक्टर कॉस्ट बनाकर। आपने कहा हाँ, तो बड़ा आसान बात है। अभी आपने दो फॉर्मूले मुझे बताए, मैंने कहा बताइए क्या क्या बताया है। मार्केट प्राइस आपको दी हुई है और आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो आप लिखिएगा फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। जो आपको निकालना होता है, जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है, उस चीज को आप इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। वैसी बात है सर, ये क्लास सेकंड में मैम ने सिखाया था कि इक्वल लगाना है तो आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है तो आपको यहाँ पे। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट प्राइस से अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दूं, अगर मैं मार्केट प्राइस से इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देता हूं, ये देखिए आप फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ा, मार्केट प्राइस से इनडायरेक्ट टैक्स को हटाना पड़ा फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए। हाँ सर, ये बात तो सही है। मार्केट प्राइस से फैक्टर इनकम टैक्स को हटाना पड़ा, सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्स को हटाना पड़ा कहां पर पहुंचने के लिए? फैक्टर। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा? इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना। सर ये बात तो सही है। तो हम लोग को मार्केट प्राइस से कहां जाना है? फैक्टर कॉस्ट। अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या मैं इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दूं? सर, इनडायरेक्ट टैक्स को आप माइनस। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, अब तो बात समझ में आ गई। ये बात तो मुझे पहले भी समझ में आ गई थी कि अगर मैं मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दूंगा, अगर मैं 150 रुपीज में से 50 रुपीज का टैक्स हटा देता हूं तो मैं वहां पहुंच जाता हूं जो सेलर की कॉस्ट है, जिसको हम फैक्टर कॉस्ट के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन आपने ये सब्सिडी वाला जब से बता दिया तब से कंफ्यूजन क्रिएट। क्या कंफ्यूजन है बेटा? देखो, यहां पर ही मैंने आपसे बताया कि अगर 200 रुपीज की मार्केट प्राइस है और उसके अंदर जो 300 रुपीज की सब्सिडी जोड़ दिया जाए तो फैक्टर कॉस्ट पर पहुंच जाया जाएगा। हाँ सर, तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया जा रहा है तो क्या हमें सब्सिडीज को प्लस कर देना चाहिए? हाँ सर, सब्सिडीज को प्लस कर देना चाहिए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। सर, हम लोग तो अपने आप को इकोनॉमिक्स समझने लगे हैं, ये सब फॉर्मूले तो हमें बनाना आ गया। पहले तो हम लोग याद करते थे, अभी तो क्लास में मैम ने याद कराया था कि याद कर लो बेटा, ये ऐसे ऐसे करता है। अब तो मुझे लग रहा है कि मैं खुद एडम स्मिथ हूँ। बोलो बेटा हाँ कि ना? आप सबको लग रहा होगा कि आप खुद एडम स्मिथ हैं। सर, एडम स्मिथ को आप जानते हो नहीं जानते हो? बड़ी दिक्कत की बात है, इकोनॉमिक्स के फादर कहलाए जाते हैं एडम स्मिथ। उनकी पहली बुक 1776 में आई थी, वहां से इकोनॉमिक्स को उन्होंने फेमस करना शुरू किया और उसके बाद बहुत से लोग आते गए और इकोनॉमिक्स में अपना अपना योगदान देते। तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मार्केट प्राइस माइनस। सर, तो क्या अगर मार्केट प्राइस निकालना हो और फैक्टर कॉस्ट दिया हो तो क्या करेंगे? अरे बेटा, उलट देंगे, पलटा कर देंगे।
फिर से दूसरी तरीके से कर देंगे, मार्केट प्राइस निकालना है और फैक्टर कॉस्ट दिया, क्या करेंगे सर, इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देते हैं। हाँ सर, इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे और सब्सिडीज को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अरे सर ये तो बहुत आसान आसान सी बात है। बोलो हाँ। हाँ सर। बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, आप एयरफोन लगा के सुन रहे हैं तो भी हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, आगे क्लियर है बात? ठीक। सर इन सब बताने से इन सब का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया बेटा, मैंने आपको बताया कि आपको नेशनल इनकम निकालना है, एनएनपीएस। अब देखिए, जितना कुछ पिछले 2 क्लासों में पढ़ा, 3 क्लासों में पढ़ा, उन सब का आज आपको समरी इसी एक फॉर्मूले में बता दी। ये एक फॉर्मूला आपका पूरा समरी बता दी। एनएनपीएफसी का मतलब हुआ नेशनल इनकम। एनएनपीएफसी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर। आपको आपने वैल्यू एडेड मेथड से जो कैलकुलेट किया है वो निकल कर आया आपके पास जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट। अब एक एक देखो करना कैसे, बहुत आराम से बहुत आराम से बहुत आराम, मैंने अभी बताया आपको एक वर्ड के बारे में, एक वर्ड जो मैंने आपको सिखाया वो है पेशेंस। बात समझिएगा, बहुत आराम से समझिएगा। जो लोग इधर उधर देख रहे हैं, जो लोग फोन में पीछे से रील चला रहे हैं, वो रील मत चलाएं, वापस से इधर आए और यहां पर बात को समझें। पहले मुझे जी को एन से मिलाना है, पहले मुझे जी को एन से मिलाना है, फिर मुझे ये वाले डी को, डोमेस्टिक को नेशनल से मिलाना है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है, कोई बदलाव नहीं है, और एमपी से एफसी को मिलाना है। हर अल्फाबेट को अलग अलग। अच्छा सर, बात समझ में आई। तो क्या मतलब हुआ, यहां पर लिखा हुआ है नेट नेशनल प्रोडक्ट, यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस से नेट बनाना है पहले, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रीसिएशन। क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रीसिएशन। सर डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में दिया होगा, हर बार दिया होगा, हर बार दिया होगा डेप्रीसिएशन आपको दिया होगा। नहीं तो डेप्रीसिएशन का एक नया इंग्लिश वर्ड लिखा होगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या लिखा होगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को भी डेप्रीसिएशन कहते हैं, उसमें कुछ अलग बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं। सर क्वेश्चन में कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखा है, डेप्रीसिएशन ही है बेटा, बस वो थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए तो लगना चाहिए। क्लास 12 में बच्चे पढ़ रहे हैं, डेप्रीसिएशन तो क्लास 11 में पढ़ लिया, अब फिर वही नाम लिख देंगे तो फिर 11 12 का फर्क कैसे जान पाओगे। ये बात तो सही। आगे बढ़िए, चलिए आगे देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि आप डोमेस्टिक से नेशनल बनाना, ये बात भी मैं बता चुका हूं आपको। सर क्या करते हैं डोमेस्टिक नेशनल बनाने के लिए, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करते हैं और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस। अगर आपको दिक्कत है पिछला वीडियो रेफर करें। प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है, पी पी सेम है, कोई बदलाव। हाँ एमपी से एफसी बनाना है, हाँ एमपी से एफसी बनाना है। अगर एमपी से एफसी बनाना है बेटा, अगर एमपी से एफसी बनाना है बेटा, तो ये देखिए ऊपर पूरा लिखा हुआ है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स को और प्लस करना पड़ेगा सब्सिडी। सर तो क्या इससे मेरी नेशनल इनकम निकल आएगी, बिल्कुल निकल आएगी बेटा, बिल्कुल निकल आएगी। सर ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला लग रहा है, इतना तो कैसे करेंगे, याद करना पड़ेगा। नहीं बेटा, कुछ भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है प्लीज, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहीं पे भी याद नहीं करें। मैं आपको और आपके लिए और अच्छा कर देता हूं, आपके लिए और अच्छा। मैंने कहा जीडीपी एमपी माइनस डेप्रीसिएशन, माइनस डेप्रीसिएशन, और जो ये एफ आई टी है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इसको मैं सेटल करके लिख दूंगा एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड या फ्रॉम, टू अब्रॉड या फ्रॉम। अगर टू अब्रॉड है तो माइनस हो जाएगा, अगर टू अब्रॉड ज्यादा आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, और अगर फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा आ रहा है तो प्लस। सर तो क्या इनडायरेक्ट टैक्स में भी कुछ ऐसा बता दिए, मैंने कहा इसको भी प्लस माइनस कर सकते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर सकते हैं, जिसको हम एनआईटी के नाम से जानते हैं।
NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जहां पर माइनस होगा इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस होगी सब्सिडी। अगर सब्सिडी ज्यादा आ रही है तो दूसरी बात प्लस करेंगे, और अगर इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा आ रहा है तो माइनस करेंगे। तो मेरे पास वैल्यू एडेड मेथड से जो फॉर्मूला बन रहा है नेशनल इनकम निकालने का, वो क्या बन रहा है? NNPFC इज इक्वल टू GDP-MP माइनस डेप्रीसिएशन प्लस NFIA प्लस माइनस NT। कोई दिक्कत हो तो सर? कोई प्रॉब्लम। वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम तक पहुंचना तो मेरे लिए बड़ा आसान हो गया। सर कुछ और बता दीजिए कि कैसे करना है। मैंने आपसे कहा बेटा, अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि NDP-FC बना दीजिए, और आपने तो वैल्यू एडेड मेथड से GDP-MP निकाला ही। सर निकाला। तो ग्रॉस से फिर वही काम, ग्रॉस से जी से एन को कंपेयर करेंगे, जी से एन को कंपेयर करने के लिए माइनस करेंगे। अगर एन से जी बनाना होगा तो प्लस करेंगे डेप्रीसिएशन, और जी से एन बनाना होगा तो माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। हाँ सर, डोमेस्टिक डोमेस्टिक तो सेम है, तो क्या मतलब NFIA का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे? अरे नहीं करेंगे बेटा, डी और डी इक्वल है। अच्छा सर, तो MP से FC वाली बात तो बता ही दीजिए। MP से FC वाली बात, फिर वही बात, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा और सब्सिडी प्लस। बस इतनी सी बात करनी थी आज हम लोगों को, जहां पर हमने सिर्फ इतना सीखा कि वैल्यू एडेड मेथड से नेट नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। या आपको कुछ भी निकालने के लिए कह रहा है, NNPFC कह रहा है निकाल, NNPFC सीखा हमने, NDPFC सीखा हमने, GNP कहता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहता है। कुछ भी क्वेश्चन आपसे कहे, कुछ भी क्वेश्चन आपसे कहे, आपको बस इसी फॉर्मूले में वैल्यू को रखना है, वैल्यू में रखकर चीजों को आगे बढ़ाना है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपके पास दो मेथड बच रहे हैं नेशनल इनकम के, एक इनकम मेथड और एक आपके पास बच रहा है एक्सपेंडिचर। तो आगे आने वाली 2 या 3 क्लासेस में हम लोग ये बात को भी कवर कर लेंगे। नेशनल इनकम 1-2 क्लास ऊपर नीचे हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज आप शेयर वेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल जो है दीपोलॉजी का चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि लोग कहाँ तक देख रहे हैं और कितना देख रहे हैं। तो प्लीज आप मुझे बताते रहिए, और आपस में सब लोग शेयर करते रहिए। जो जहां से भी देख रहा है, जो जिस भी शहर से, जिस भी जगह से देख रहा है, वो प्लीज अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चीजों को समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है आगे की तरफ। मैंने आपको एक फॉर्मूला बनाना सिखा दिया वैल्यू एडेड मेथड से। अब आपके पास 2 मेथड और बच रहे हैं, एक एक्सपेंडिचर मेथड और एक इनकम मेथड, जो हम अगले क्लास में बात करें। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज आराम से इसको पढ़िए, समझिए, और मुझे प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।